तो पहली क्लास है ये, और चरक के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं हमेशा। तो चरक संहिता पढ़ने के पहले या कोई भी पाठ जब आप पढ़ने जाते हो, पहला इतिहास पढ़ना पड़ता है, उसके आसपास चीजें क्या हैं। और इतिहास बहुत जरूरी होता है, लगभग स्किप नहीं किया जाता कि पूरा ही पढ़ा जाता है। जो भी पेजेस होंगे, 3 4 5, तो लगभग हम कोशिश करते हैं उसको पूरा ही पढ़ना है। आगे जो मैटर है वो कम ज्यादा पढ़ लेते हैं कि क्या जरूरी क्या नहीं। इतिहास को कोशिश करते हैं कि सब चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी होता है। ठीक है, देखते हैं चलो। चरक इतिहास। चरक संहिता का निर्माण 3 स्तर पर हुआ। 3 स्तर कौन कौन से हैं? एक स्तर है गुरु शिष्य का। गुरु कुछ बोल रहे हैं और शिष्य उसको बैठ के लिख रहे हैं, है ना, बुक की फॉर्म में उसको तैयार किया जा रहा है। बेटा माइक ऑफ करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ। मधु आपकी साइड ये से सर। बार बार माइक ऑन हो जा रहा है। ये सर क्या ऑर्डर है? वो सर। मीनाक्षी, ठीक है, माइक ऑफ रखोगे बेटा, माइक ऑन नहीं करना किसी को भी। तो चरक संहिता का निर्माण 3 स्तर पर। एक है मूल उपदेष्टा, जिसको एक्सपाउंडर भी कहा जाता है, और एक है तंत्रकर्ता, जिन्हें ऑथर भी कहा जाता है। ये क्या है? एक गुरु है, पुनर्वसु आत्रेय, जिन्होंने चरक संहिता का उपदेश किया। दूसरे हैं तंत्रकर्ता, जिन्होंने तंत्र लिखा। चरक संहिता नहीं थी पहले, पहले तंत्र था, अग्निवेश तंत्र। ठीक है, तो उन्होंने लिखा इसको, गुरुजी ने पढ़ाया, स्टूडेंट ने लिखा। तो दोनों का टाइम सेम है, 1000 ईसा पूर्व। मूल उपदेष्टा और तंत्रकर्ता, ये हमारा पहला स्तर हुआ चरक का। दूसरा स्तर है प्रथम प्रतिसंस्कर्ता। ये क्या है? देखो, कोई भी बुक जब लिखी जाती है ना, तो हो सकता है कि बहुत टफ लिखी गई हो, या फिर हो सकता है कि बहुत शॉर्ट में उसको लिख दिया हो, या बहुत इलेबोरेट करके लिखा हो। तो प्रतिसंस्कर्ता का काम ये होता है, चीजें अगर संक्षेप में लिखी हुई हैं तो उनको विस्तार से लिखना। जैसे मैंने लिखा भी है कि प्रतिनिधित्वकर्ता क्या करता है, तो संक्षेप या विस्तार करता है किसी ग्रंथ का। हो सकता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे, हो सकता है उसको इलेबोरेट करके लिखे। क्लियर? तो प्रथम प्रतिसंस्कर्ता थे चरक, जिसको रिडेक्टर भी कहा जाता है। इनका टाइम है 200 ईसा पूर्व। तो इन्होंने चरक संहिता का, या कह लो अग्निवेश तंत्र का, प्रतिसंस्कार किया। और क्योंकि इन्होंने इसको इजी बनाया कि लोग आसानी से समझ सकें, तो इन्हीं के नाम पर चरक संहिता फेमस हो गई, और इसको कहा गया चरक संहिता। मतलब पहले अग्निवेश तंत्र था ये। क्लियर? इसके बाद आता है अगला स्टेप, द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता या फिर संपूर्ण करता, जिनको कंपाइलेटर भी कहते हैं, आचार्य दृढ़बल। इनका टाइम है 4th सेंचुरी। इन्होंने क्या किया? जैसा नाम ही है इनका, संपूरक। तो चरक संहिता में टाइम के साथ बहुत सारी चीजें जो है खत्म हो गई। आप ऐसा कह लो कि आप आज कुछ लिखो अगर, और कोई पढ़ना चाहे उसको 20 साल बाद, तो हो सकता है वो पेजेस जो है उनमें लिखा हुआ सब मिट गया हो सकता है उसके अंदर कोई कृमि लग गया हो, है ना, वो दीमक वगैरह लग गई हो। तो इस तरह करके बहुत सारे टॉपिक्स थे चरक से, वो खत्म हो गए थे टाइम के साथ, तो उनको वापस से जोड़ा, ऐड किया दृढ़ बल ने। तो इनको कहते हैं संपूर्ण करता। साथ साथ इन्होंने समय के हिसाब से, अब जानते हो गैप कितना हो गया, चरक 200 ईसा पूर्व के हैं और दृढ़ बल है 4th सेंचुरी के। तो एक लंबा गैप हो गया। तो इस बीच के गैप में जो बदलाव आया लोगों की लैंग्वेज में, बात करने के तरीके में, उसके हिसाब से इन्होंने प्रतिसंस्कार भी किया चरक संहिता का। तो ये चरक के द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता है, और साथ साथ संपूर्ण करता है। तो अब तक क्या समझे हम? कि चरक का निर्माण 3 स्तर पर हुआ। गुरु शिष्य, पुनर्वसु अग्निवेश। मूल उपदेष्टा और तंत्र करता है 1000 ईसा पूर्व। फिर आचार्य चरक 200 ईसा पूर्व। ये प्रथम प्रतिसंस्कर्ता है। प्रतिसंस्कर्ता क्या करता है? संक्षेप या विस्तार दोनों काम करने वाला होता है। फिर है द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता या संपूर्ण करता, दृढ़बल। इनका टाइम है 4th सेंचुरी। याद रखेंगे। तो 3 स्तर हो गए हमारे। नेक्स्ट, चरक संहिता में 3 आत्रे का उल्लेख मिलता है। आप बाकी को इतना चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आपके लिए मेनली क्या है वो देखोगे। देखो चलो, पहले तो भिक्षु आत्रेय चरक सूत्र 125 में मिलता है उल्लेख, नहीं याद करना आपको। कृष्ण आत्रेय, इनको देखो आप। सूत्र 11 में अष्टत्रिक का उल्लेख आया है। चरक संहिता सूत्र 11, त्रिऐषणी अध्याय जो है, वहां पर 8 त्रिक बताए गए हैं। मतलब 3 3 के वहां पे ग्रुप बना दिए गए हैं, टोटल 8 चीजें बताई गई हैं ऐसे। ठीक है, तो बहुत जरूरी चीजें हैं आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको याद रखना है किसने उल्लेख किया अष्टक का। तो कृष्णात्रे ने किया। कृष्णात्रे। इसके अलावा कह रहे हैं कि इस अष्टत्रिक या षट्त्रिक का उल्लेख मदात्य चिकित्सा अध्याय जो है, चरक चिकित्सा 24, वहां भी मिलता है। तो वहां ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब मद्यपान कोई करना शुरू करे, उसके पहले अष्टत्रिक या षट्त्रिक का विचार कर ले कि मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ लाइफ में अपने। ठीक है, तो सवाल आता है कब विचार करना चाहिए। तो देखो, मद्यपान के पहले, है ना, शराब पीने के पहले सोचना है, बाद में क्या फायदा।
एक आते हैं पुनर्वसु आत्रेय। सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा चीजें इन्हीं की हम पढ़ने वाले हैं। तो कह रहे हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम पुनर्वसु है। ये देव ऋषि अत्रि के बेटे थे, इसलिए इनको अत्रेय आत्मज, अत्रिज, अत्रिसूत्र या अत्रिनंदन भी कहा जाता है। इनकी माता का नाम चंद्रभागा था, इसलिए इनको चंद्रभाग या चंद्रभागी भी कहते हैं। पुनर्वसु आत्रेय को महर्षि, ब्रह्म ऋषि, भगवान, इसके अलावा चरक चिकित्सा 12 में अगधवेद सिंधु परिवर्तन अद्रिज प्रवर घोड़ा ऐसी उपाधि भी दी गई है। चरक चिकित्सा 12 शोध चिकित्सा अध्याय है वहां पर। नेक्स्ट है चिकित्सा स्थान में कुछ योग भी कृष्ण आत्रेय ने दिए हैं। तो ये योग 8 होते हैं, गिनोगे तो यहाँ लिखे हैं, एक बार पढ़ लेंगे। फलारिस्ट है, अर्श के अंदर आता है। शार गुटिका ग्रहणी में है। नागर आदि चूर्ण ग्रहणी में। नवायस चूर्ण तो पांडु में देते हैं। कंटेंट देख पा रहे हो, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद और 50% लोहो। त्रिफला सब जानते होगे, हरड़, बहेड़ा, आंवला। त्रिकटु, तो त्रिकटु का एक और नाम लिख लोगे यही, लिखो व्योश। इसको व्योश भी कहा जाता है, त्रिकटु को। इसमें क्या चीजें आती हैं? पिपली, मरिच और सौंठ। पिपली, मरिच और सौंठ, ये तीनों चीजें मिला के त्रिकटु कहलाते हैं। और एक है त्रिमद। त्रिमद के अंदर तीन चीजें फिर लिख लोगे, लिखो विडंग, नागरमोथा और चित्रक। विडंग, नागरमोथा, चित्रक। त्रिमत को याद करने के लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं कि बड़ा मस्त चित्र है ना, किसी का चित्र बनाया, फोटो बड़ा मस्त बनाया, तो बड़ा मस्त चित्र, बड़ा यानी विडंग, मस्त यानी मुस्ता या मोथा जिसे कह देते हैं, नागर मोथा। चित्र मतलब चित्रक। तो बड़ा मस्त चित्र, कोई मद में है, नशे में है, तो मद में भी बड़ा मस्त चित्र बनाया। बड़ा से विडंग, मस्त यानी मुस्ता, नागर मोथा और चित्र यानी चित्रक। क्लियर? तो नवायश चूर्ण में त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद और 50% लोह होता है। नेक्स्ट देखोगे बला तेल, अमृताद्य तेल, वात व्याधि में। आज बेटा फर्स्ट डे है, तो नए लोग जैसे ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको समस्या ये लग रही होगी कि बार बार जैसे माइक ऑन हो रहा है। ये स्टार्टिंग में होगा एक दो क्लास के अंदर, फिर सब समझ जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं होगी है, ठीक है। तो फिर भी जो ज्वाइन कर रहे हैं बेटा ध्यान रखो कि आपको अपना माइक तुरंत ऑफ कर देना है, ठीक है। देखो आगे। तो नवायश चूर्ण पांडु में त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद 50% लोह है इसके अंदर। बाकी बला तेल, अमृताद्य तेल वात व्याधि में। प्रपौंड्रिक आदि तेल ये शिरो रोग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत जरूरी है। जीवनीय घृत वात रक्त में। यही देख पा रहे हो, आचार्य सुश्रुत ने एक नवायस चूर्ण दिया है। आचार्य सुश्रुत, नवायस चूर्ण, ये प्रमेह पिड़का की चिकित्सा में इस्तेमाल होता है। प्रमेह पिड़का, प्रमेह का कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज जिसको होता है ना, और कंट्रोल ना हो, तो उसके बॉडी के ऊपर कह लो आप बॉइल्स जैसे हो जाए या इस तरह की और चीजें होने लगे, तो वो पिड़का की फॉर्म होती है। तो सुश्रुत ने नवायस चूर्ण का प्रयोग प्रमेह पिड़का में बताया। आचार्य काश्यप ने नवायस चूर्ण का उल्लेख शोथ के अंदर बताया। शोथ यानी एडेमा या स्वेलिंग कह लो। इसी तरह एक और योग मिलता है नवायस चूर्ण के जैसा, अगर देखोगे तो नवक गुगलू। ये मेदो रोग में इस्तेमाल होता है, ओबेसिटी के अंदर। कंटेंट सेम ही है, लेकिन नवायस चूर्ण में लोह था 50%, नवक गुगलू के अंदर गुगलू है 50%। गुगलू, ठीक है। अब गुगलू की जब बात आती है तो यहीं पे आपको दो पॉइंट ऐड करने चाहिए। एक लिखो कि आचार्य वाग्भट ने कहा है कि गुगलू का लंबे समय तक अगर प्रयोग किया जाए, गुगलू अगर लंबे समय तक इसका प्रयोग किया जाए तो क्या हो सकता है इससे? नपुंसकता या क्लैव्यता लिख लो। जो एडजेक्ट शब्द आया है वो क्लैव्यता आया है, क्लैव्यता। वाग्भट गुगलू लंबे समय प्रयोग करने से क्लैव्यता। दूसरा लिखोगे कि गुगलू कहाँ काम करता है, तो लिखेंगे माइक्रो चैनल्स यानी श्रोतस। ये आपकी गाइड के क्वेश्चन है, माइक्रो चैनल्स पे काम करता है गुगलू। तीसरा पॉइंट लिखो, नवीन गुगलू ब्रहंगण करने वाला यानी बढ़ाने वाला है शरीर को। नवीन गुगलू ब्रहंगण करता है। पुराण गुगलू वो कर्षण करता है, यानी शरीर को कम करने वाला है पुराण गुगलू। तो नवीन गुगलू ब्रहंगण, पुराण गुगलू कर्षण करने वाला। यही देख रहे हो, मेदो रोग का प्रथम वर्णन आचार्य माधव ने किया। मेदो रोग प्रथम वर्णन, मतलब वृंद माधव है, सही कर लेना, वृंद माधव।
सिद्धांत निदान प्रत्यक्ष शारीर, ये बुक्स हैं, किसने लिखी है? गणनाथ सेन ने। गणनाथ सेन, सिद्धांत निदान प्रत्यक्ष शारीरम, गणनाथ सेन की बुक है। जबकि यही देख रहे हो अंजन निदान, ये अग्निवेश की बुक है, जिनको बनिवशेष, हुतावशेष, सौम्य, इन नामों से भी जाना जाता है। कह रहे हैं शालिहोत्र पालकाप्य संहिताओं में भी इनका उल्लेख है, किसका? अग्निवेश का। ये बात क्यों जरूरी है जो मैंने आपको यहाँ बताई अभी, देखोगे। देखो, बुक है सिद्धांत निदान प्रत्यक्ष शारीरम, दोनों बुक बहुत जरूरी हैं। गणनाथ सेन की लिखी हुई है, आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। सिद्धांत निदान और प्रत्यक्ष शारीरम, ठीक है। अब ऐसा ही नाम है सिद्धांत निदान के जैसा अंजन निदान, लोग कंफ्यूज होता है कौन सी बुक किसकी है। तो आ से अंजन, आ से अग्निवेश, हम ऐसा याद रखते हैं। तो अंजन निदान अग्निवेश की है, सिद्धांत निदान गणनाथ सेन की है, ठीक है। अब क्योंकि आपके बैच में मुझे इतना डिटेल में नहीं जाना है, मगर शुरुआत है तो मैं बहुत ज्यादा स्किप नहीं कर रहा हूँ। अब तो आप ही उड़िया सीख के आओगे फिर तो। अपना माइक ऑफ रखोगे। हम्म। तो शुरुआत की क्लास है, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस नहीं कर रहा हूँ यहाँ से बीच में, कि आपको ऐसा ना लगे कि चीज़ें कंटिन्यूटी में नहीं आ रही हैं। तो मैं एक बार अभी आपको बता देता हूँ कि जो पढ़ाया अभी, आपके लिए इसमें क्या ज़रूरी है, आपके पार्ट पे जो आपको बिल्कुल रटना है, ठीक। तो रिवाइज या फिर कह लो किस तरह करोगे आप लोग। तो अभी तो मैंने सारा कुछ पढ़ाया है, ज़रूरी चीज़ देख लेते हैं, देखिएगा। आपको जो याद होना चाहिए बिल्कुल, चरक संहिता, 3 स्तर इसके। मूल उद्देष्टा तंत्रकर्ता, 1000 ईसा पूर्व। प्रथम प्रतिसंस्कर्ता चरक, 200 ईसा पूर्व। द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता या संपूर्णकर्ता दृढ़बल, 4th सेंचुरी। प्रतिसंस्कर्ता का काम है संक्षेप या विस्तार करना, इतना याद रखोगे। 3 आत्रे का उल्लेख है। कृष्ण आत्रे, चरक सूत्र 11 में अष्टत्रिक का उल्लेख किया। मदात्य में मद्यपान से पहले विचार कर लेना है अष्टत्रिक का या षट्त्रिक का। पुनर्वसु आत्रे, इनकी माता का नाम चंद्रभागा था, ठीक है, माता का नाम चंद्रभागा। पुनर्वसु आत्रे को चरक चिकित्सा 12 में अगध वेद सिंधु परिवर्तन अदृच प्रवर घोड़ा, ऐसी उपाधि दी गई है। नवायस चूर्ण, पांडु में इस्तेमाल करते हैं, इसमें 50% लोह है, बाकी त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद। सुश्रुत नवायस चूर्ण प्रमेह पिड़का में और काश्यप नवायस चूर्ण शोथ में इस्तेमाल करते हैं। नवगुगलू मेदो रोग में इस्तेमाल होता है, इसमें 50% गुगलू है, लोह की जगह। सिद्धांत निदान प्रत्यक्षारिणम, गणनाथ सेन की बुक है। जबकि अंजन निदान वो अग्निवेश की बुक है, जिनको सौम्य भी कहा जाता है, उनका पर्याय है नाम दूसरा सौम्य, याद रखोगे। अग्निवेश और सौम्य मैच नहीं करता, अग्नि और सोम, ठीक है, लेकिन उनका नाम है दूसरा ये, सौम्य। तो समझ में आया? जब इतना सारा पढ़ते हैं, याद करने के 3-4 पॉइंट होते हैं जो आपके लिए जरूरी है, आपके लेवल पे इनको ही याद करना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो। अब मैं थोड़ा थोड़ा चीजों को उस तरह से ही पढ़ाना शुरू करूंगा कि जो जरूरी है आपके लिए, अब देखते चलेंगे आगे। चरक भगवान अनंत के अवतार है, विशुद्ध के बेटे हैं, यानी इनके जो पिताजी हैं उनका नाम है विशुद्ध। अवतार किसके हैं? भगवान अनंत का अवतार इनको माना गया। वैशंपायन के शिष्य है, तो गुरु जी का नाम वैशंपायन और पिताजी का नाम विशुद्ध। कहाँ के रहने वाले हैं? तो इरावती चंद्रभागा नदियों के मध्य एक कपिस्थल नामक ग्राम है, उसी के नाम पे इनका नाम कपिस्थल चरक भी है, इनके गांव के नाम पर। सवाल आ चुका है कि भाव प्रकाश इनका जन्म नागवंश में मानते हैं और इनको शेष अवतार कहा, ठीक है, शेषनाग है जो, कि उनका अवतार। सवाल आ चुका है किसने कहा इनको शेष अवतार, तो भाव प्रकाश ने। ये गोत्र प्रवर्तक और यायावर कोटि के ऋषि थे। गोत्र प्रवर्तक मतलब अपने गोत्र को लेकर चलने वाले, है ना। कई फैमिलीज होती हैं, देखा होगा, गोत्र हमेशा साथ ही लगा रहता है, वो अपने गोत्र से बड़े फेमस होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहने की चरक हो सकता है कोई गोत्र ही हो, कोई नाम ना हो किसी व्यक्ति का, तो सबका चरक गोत्र था। तो ये पूरी एक फैमिली है, मतलब एक श्रृंखला है, जो लोग चले आ रहे हैं उस एजुकेशन से जुड़े हुए हैं जो लोग। इसी तरह यायावर कोटि के ऋषि थे। यायावर वो ऋषि होते थे जो एक जगह रुकते नहीं थे, है ना। आज यहाँ है, कल कहीं और है, फिर कहीं और है। तो जगह जगह जाके ज्ञान लेना, उसको नोट डाउन करना अपनी बुक में, फिर उसको आगे सिखाना दूसरे लोगों को, इस तरह का काम करते थे। तो उनको बोलते थे यायावर कोटि के। और एक होते थे शालीन, मतलब वो एक जगह आश्रम बना के रहते थे, उस तरह वाला जिनका कल्चर होता था, तो ये यायावर कोटि के थे।
दृढ़बल भी इन्हीं के गांव के थे, है ना, वो भी पंचनद्यपुर के रहने वाले हैं। उनके पिताजी का नाम कपिल बली है, कपिल बली के बेटे हैं। शिव जी के भक्त हैं, गुप्त कालीन आचार्य, इस पे सवाल आया था लास्ट ईयर यूपी में जो एग्जाम हुआ था। तो दृढ़बल गुप्त काल के आचार्य थे। इन्होंने चरक संहिता का संपूर्ण शिलोच वृत्ति से किया। शिलोच वृत्ति पे सवाल आ चुका है, क्या होती है शिलोच वृत्ति? शिलोच वृत्ति होती है इतनी ज्यादा मेहनत कर लेना कि अब कोई चांस ही नहीं था, है ना। आप में से कोई बच्चा इतनी मेहनत करेगा कि वो रिजेक्ट होने के चांसेस एग्जाम में जीरो कर देगा, कि कोई मेरे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता, मैंने सब पढ़ा है ना। तो उसको बोलते हैं शिलोच वृत्ति। तो लिखा है नॉट लिविंग एनी ग्रेन इन फील्ड, इसका जो रियल मतलब है वो ये है कि खेत से जब आप अपना अनाज लेके आते हो कटाई के बाद, तो आप कुछ भी नहीं छोड़ते हो, वहां सब कुछ लेके आते हो, एक दाना भी आप बर्बाद नहीं होने देते हो। उस तरह से इन्होंने चरक संहिता का संपूर्ण किया कि कुछ भी रह ना जाए ऐड करने से, जो पार्ट मिसिंग है। क्लियर? तो शब्द याद रखोगे, शिलोच वृत्ति। तो इनडायरेक्ट मतलब ये भी हो गया बहुत हार्ड वर्क करना, तो यही देख पा रहे हो। आचार्य सुश्रुत ने प्रमेय में ब्राह्मण रोगियों को शिलोच वृत्ति पालन करने के लिए कहा है। प्रमेय में ब्राह्मण रोगियों को, कि भाई खूब ज्यादा मेहनत करनी है, तब डायबिटीज ठीक होगा, कफ से होने वाला रोग है। इसी तरह राज्यक्षमा में हम लोग पढ़ते हैं अजावृत्ति का पालन करने के लिए। राज्यक्षमा में अजावृत्ति मतलब जो बकरी होती है ना, गोट, उनके आसपास रहना, उसका दूध इस्तेमाल करना पीने में, ठीक है, तो उसको अजावृत्ति बोला गया। ये कॉन्सेप्ट है कि अजा को एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कह लो, वो नहीं होता है बकरी को। तो सवाल तो ऐसा आता है किसको राज्यक्षमा नहीं होता, तो बकरी को नहीं होता है। क्लियर? अजा को। तो ऐसा मानते हैं उनके बीच में रहने से जो व्यक्ति रहेगा वहां उसको भी नहीं होगा राज्यक्षमा, तो ये भी याद रखोगे। तो प्रमेय में श्लोच वृत्ति की बात आई है और राज्यक्षमा में अजावृत्ति की बात आई है। दृढ़बल ने चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय जोड़े हैं, 17 अध्याय। कह रहे हैं 17 के अलावा जो 13 अध्याय बचते हैं उनके नाम ये लिखे हुए हैं। तो ये तो है चरक में, मतलब 17 बाकी इन्होंने जोड़े हैं। रसायन, वाजीकरण, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, राज्यक्षमा। किसी को अगर याद है चिकित्सा स्थान के नाम, तो देख पा रहे होगे शुरू के 8 चैप्टर हैं ये। रसायन, वाजीकरण, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ और राज्यक्षमा। इसके अलावा अर्श, अतिसार, विसर्ग, मदात्य और द्विव्रणीय अध्याय। तो ये ओरिजिनली चरक में थे, बाकी 17 अध्याय दृढ़बल ने जोड़े हैं। इसके अलावा चरक संहिता में कल्प स्थान और सिद्धि स्थान बिल्कुल भी नहीं थे, तो 12 12 अध्याय दोनों में होते हैं, वो भी इन्होंने ही ऐड किए हैं। तो पूरा का पूरा कल्प स्थान, पूरा का पूरा सिद्धि स्थान दृढ़बल ने जोड़ा है। तो कुल अध्याय इनके जुड़े हुए हो जाते हैं 17 + 12 + 12 यानी 41, 41 अध्याय इन्होंने जोड़े हैं। नेक्स्ट चले। चरक संहिता में 8 स्थान है और 120 अध्याय है। तो 8 स्थान के नाम यहाँ देख पा रहे होगे आप। सूत्र स्थान, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि स्थान। इनमें कितने कितने अध्याय आगे लिखे हुए हैं आपके लिए कोई जरूरी बात नहीं है, मत देखो। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है आचार्यों ने 8 स्थान और 120 अध्याय की प्रतिज्ञा ली। यानी उन्होंने तय किया, जितने भी आचार्य थे, कि भाई हम लोग 8 स्थान रखेंगे। जैसे आज आप लोग तय करोगे, मान लो क्लास का टाइम 4:30 रखेंगे, है ना, तो वो टाइम फिक्स हो जाएगा फिर। ऐसे ही इन्होंने तय किया कि भाई 8 स्थान रखने हैं हमें, 120 ही अध्याय रखेंगे सभी लोग। ठीक। फिर कुछ लोग अपवाद भी होते हैं, तो वो कहते हैं नहीं टाइमिंग थोड़ा चेंज कर लो सर, बाद में भी कहते रहेंगे। तो ऐसे ही लोगों ने फिर नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया है। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा कितने स्थान कितने अध्याय की प्रतिज्ञा, तो 8 स्थान 120 अध्याय। 1 मिनट बने रहोगे, बने रहेंगे। देखेंगे आगे। तो बेटा 8 स्थान 120 अध्याय की प्रतिज्ञा, ये चीज आपको याद रखनी है। चरक संहिता में कुल 7 संभाषाएं हुई हैं। संभाषा या मीटिंग, ठीक है। तो 7 संभाषाएं हुई हैं। सवाल पूछा जाता है कहाँ कहाँ हुई हैं। देखो सूत्र स्थान में 4 संभाषाएं, चैप्टर नंबर 1, 12, 25 और 26। शारीर स्थान में 2, चैप्टर नंबर 3 और 6। सिद्धि स्थान में 1, चैप्टर नंबर 11।
सूत्र में 4, 1, 12, 25, 26, शारीर में 2, 3 और 6, सिद्धि में 1, 11 नंबर अध्याय, टोटल हो गई 7। यही देख पा रहे हो सीएमई आजकल जो कराई जाती हैं, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो एक बार फिर देख लेते हैं जो अब तक पढ़ा, इसमें क्या जरूरी है। ठीक है, यहां तक बात हो गई थी, तो इस पेज पे आ जाओगे। इसमें क्या याद रखना है आपको? एक तो याद रखना है कि चरक के पिताजी का नाम क्या है, तो विशुद्ध। और शिष्य किसके हैं? वैशंपायन के शिष्य हैं। विशुद्ध के बेटे वैशंपायन के शिष्य, इतना याद रखोगे। भाव प्रकाश ने इनका जन्म नागवंश में माना और शेष अवतार कहा है। नागवंश, शेष अवतार। यायावर कोटि के ऋषि थे ये, यायावर कोटि के। फिर दृढ़बल गुप्तकालीन आचार्य हैं, दृढ़बल गुप्तकालीन आचार्य हैं। चरक संहिता का संपूर्ण इन्होंने शिलोच वृत्ति से किया। शिलोच वृत्ति, शिलोच वृत्ति क्या होती है? कि कुछ भी ना छोड़ना खेत के अंदर, है ना, थोड़ी सी भी फसल का लॉस नहीं उठाना, मतलब। तो ये है शिलोच वृत्ति। प्रमेय में भी शिलोच वृत्ति का उल्लेख आया, और राज्यक्षमा में अजा वृत्ति का उल्लेख आया। राज्यक्षमा, अजा वृत्ति। ठीक है, चरक संहिता में कल्प और सिद्धि पूरा का पूरा दृढ़बल ने जोड़ा है। प्लस चिकित्सा के 17 अध्याय हैं। अभी मत याद करो, चिकित्सा स्थान जब याद करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि शुरू के 8 चैप्टर थे चरक में ओरिजिनली। इसके अलावा अर्श, अतिसार, विसर्ग, मदात्य, द्विवरणीय अध्याय। आचार्यों ने 8 स्थान 120 अध्याय की प्रतिज्ञा ली। चरक संहिता में 7 संभाषाएं हुई हैं। जनरली नहीं पूछता है सवाल इसके ऊपर आगे, संभाषा हो गया। लेकिन इतना जरूर याद रखना कि सिद्धि स्थान में जो संभाषा हुई है 11 नंबर चैप्टर में हुई है। 11 नंबर। क्यों? क्योंकि कल्प स्थान और सिद्धि स्थान पूरा का पूरा दृढ़बल ने जोड़ा है। तो आपसे सवाल पूछता है कि वो कौन सी संभाषा है जो सिर्फ दृढ़बल ने बताई है, चरक ने नहीं बताई है। तो वो यही वाली संभाषा है, सामने लिख सकते हो। सिर्फ दृढ़बल द्वारा, मात्र दृढ़बल द्वारा, मतलब ऐसा लिख लो कि दृढ़बल ने ये वाली बताई है स्पेशली, क्योंकि ये चरक में तो थी नहीं, इन्होंने जोड़े हैं कल्पुर सिद्धि के सारे अध्याय। क्लियर? आगे देखेंगे। चरक संहिता में 4 प्रकार के सूत्र मिलते हैं, मतलब स्टेटमेंट 4 तरह के मिलते हैं। कुछ बातें गुरु कह रहे हैं, कुछ उनके शिष्य कह रहे हैं, कुछ प्रति संस्कर्ता ने ऐड कर दी अपनी बातें। कुछ है एक के सूत्र, किसी एक आचार्य की कोई बात कह दी कि भाई वो आचार्य ऐसा कहते हैं। क्लियर? तो चरक संहिता में 4 प्रकार के सूत्र मिलते हैं, नंबर याद रखना है, 4 प्रकार के सूत्र। चरक संहिता का सैद्धांतिक पक्ष सांख्य और योग दर्शन से लिया गया। व्यवहारिक पक्ष न्याय और वैशेषिक दर्शन से लिया गया। तो सिद्धांत हम याद रखते हैं कि संख्याओं का योग कर दो, ये सिद्धांत है हमारा। और हम व्यवहार क्या करते हैं? व्यवहार में विशेष रूप से हम लोग न्याय करते हैं। ज्यादातर आप सच ही बोलते हो, न्याय ही करते हो, है ना, झूठ तो बहुत कम बोलते हैं हम लोग। तो व्यवहार में विशेषता न्याय। तो व्यवहारिक पक्ष, वैशेषिक और न्याय। व्यवहार में विशेषता न्याय। सिद्धांत क्या है? कि संख्याओं का योग कर दो। सांख्य और योग दर्शन सैद्धांतिक पक्ष, ऐसा याद रख लेना। चरक संहिता में 12,000 श्लोक ओरिजिनली थे। आज की डेट में 9,498, 9498 इतने अवेलेबल हैं। 9498। हारित में ऐसा उल्लेख मिलता है कि आत्रेय ने 5 संहिताएं बनाई। इतना याद रखो, आपके आगे काम की बात नहीं है। हारित में ऐसा उल्लेख मिलता है कि आत्रेय ने 5 संहिताएं लिखी हैं। यही चाहो तो लिख सकते हो कि हारित संभवतया आत्रेय के बेटे थे, आत्रेय के पुत्र थे। जो ऋषि हैं पुनर्वसु आत्रेय, उनके पुत्र थे हारित। ये बात भी याद रखेंगे। चरक संहिता में 9,295 सूत्र हैं। नंबर याद रखना है, 9295, 9,295 सूत्र चरक संहिता के अंदर। 14 देश, 68 आचार्य, 64 ऋषि, नहीं है आपके काम की बात। लगभग 1950 योग आए हैं चरक संहिता में, 1950, 1950। नंबर याद रखना, 1950। फिर ये कोई काम की बात नहीं है आपके लिए। चरक संहिता की भाषा शैली कौटिल्य अर्थशास्त्र से मिलती है, जो विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि चरक जो थे, जैसे पुराने जमाने में हम लोग मानते हैं, अभी जैसे मूवी आई है वो कौन सी है, कल की, तो उसमें देख रहे हो आपकी अश्वत्थामा दिखाया है कि पहले था, आज भी है, आगे भी रहेगा, है ना। कि ऐसा है कि एक ही व्यक्ति होते थे, वो लंबे लंबे समय तक जीते थे, तो मृत्यु जल्दी नहीं होती थी, मतलब।
तो इन्हीं चरक ने अलग अलग टाइम पर आकर चरक संहिता लिखी, फिर उधर पतंजलि योग सूत्र लिखा, और इधर कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा। तो ऐसा भी मानते हैं कि संभवतः ये एक ही व्यक्ति थे, इन्होंने अलग अलग समय पे कुछ लिखा है। तो चरक संहिता की भाषा शैली कौटिल्य अर्थशास्त्र से मिलती है। वो विष्णुगुप्त की रचना मानते हैं, लेकिन मानते हैं शायद चरक ही थे वो भी। खैर, चरक संहिता में पंच अवयव वाक्य मिलते हैं। ये क्या होते हैं वो जान लो। पांच चीजें हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन। ये पांच चीजें हैं, इनको बोला जाता है पंच अवयव वाक्य। वाक्य के पांच अवयव: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन। बिल्कुल याद रखना। ठीक है। ये कहाँ से लिए गए हैं? तो गौतम के न्याय दर्शन से। तो पूरी संहिता जो है हमारी, चरक संहिता या बाकी संहिताएं भी, आपको दर्शनों का प्रभाव दिखाई देगा। ठीक है। तो ये गौतम के न्याय दर्शन से ली गई है ये चीज, पंचव्य वाक्य। इसी तरह षड पदार्थ मिलते हैं चरक संहिता में, वो वैशेषिक दर्शन से लिए गए हैं। ठीक है। तो इनका क्रम देखोगे अगर आप, तो ये देखो आप, वैशेषिक का क्रम क्या है: द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। ये तो है वैशेषिक का क्रम। चरक ने इनको कारण कह दिया और इनका क्रम लिखा है सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म और समवाय। तो चरक ने क्रम चेंज कर दिया। आपको एक क्रम याद रखना है। सवाल ऐसा आ चुका है कि चरक के अनुसार तीसरा कारण कौन सा है या फोर्थ कारण कौन सा है, तो आप क्रम अगर याद रखोगे तभी आंसर निकलेगा। और वैशेषिक का तो बिल्कुल ही याद रखोगे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। ठीक है, आगे चलते हैं। चरक संहिता में चार प्रमाण बताए गए हैं: आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति अगर नहीं समझते हो तो आप्तोपदेश जो शास्त्रों में वेदों में हमारे लिखा हुआ है। प्रत्यक्ष जो हम स्वयं अपनी इंद्रियों से ज्ञान ग्रहण करते हैं, कुछ सुनना, कुछ देखना, कुछ टच करना। ठीक। अनुमान जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग होती है, कह लो। ठीक है, जिस चीज का आपने पहले प्रत्यक्ष किया हो, आपने देखा है कि किसी स्टूडेंट ने मेहनत की, वो सक्सेसफुल हुआ, तो आपने उसको फॉलो किया, तो ये हो गया अनुमान। और युक्ति क्या होती है? तो ट्रिक लगाना। तो देखा जाए तो अनुमान और युक्ति में कोई खास डिफरेंस नहीं है, वो भी अनुमान ही है, युक्ति भी। तो आप युक्ति लगाते हो कि अच्छा ठीक है, इन चीजों को ऐसे ऐसे यूज कर लूं मैं तो ऐसा हो जाएगा। तो कुल मिला के प्रमाण चार है, लेकिन देखा जाए तो तीन ही होते हैं। अब नंबर चार लिखा है चरक ने, वो अलग बात हो गई। खैर, सुश्रुत देखोगे उनके भी चार ही हैं प्रमाण। युक्ति की जगह एक उपमान उन्होंने दे दिया है, ये ध्यान रखोगे, उपमान प्रमाण सुश्रुत ने दिया है। ठीक। जेनताक और खुड्डाक ये दो शब्द हैं जो बौद्ध दर्शन से आए हैं, और बहुत सारे शब्द हैं चरक संहिता में। तो बौद्ध दर्शन का प्रभाव यहाँ दिखता है कि जेनताक शब्द, जेनताक स्वेद है, हम पढ़ेंगे हेमंत ऋतु में कराया जाता है। और खुड्डाक, खुड्डाक का मतलब होता है स्मॉल। तो वातरक जो आप डिजीज पढ़ते हो उसे खुड रोग भी कहा जाता है, क्योंकि वो स्मॉल जॉइंट से स्टार्ट होती है, पैर के अंगूठे से, है ना, पोडेग्रा साइन बोलते हैं उसको। तो याद रखना, ये जेनताक और खुड्डाक शब्द बौद्ध दर्शन से आए हैं। इसी तरह चरक सूत्र 16 में स्वभाव उपरमवाद का उल्लेख है। स्वभाव उपरमवाद, नाम से समझ में आ रहा होगा, चीजों का स्वभाव है कि वो अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। ठीक है। तो ये बौद्ध दर्शन के क्षण भंगुरवाद से लिया गया है सिद्धांत। वहां भी ऐसा ही है कि हर क्षण चीज नष्ट हो रही है और नई चीज बनती जा रही है उससे। क्लियर? तो स्वभाव उपरमवाद और क्षण भंगुरवाद एक ही है, देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। तो क्षण भंगुरवाद बौद्ध दर्शन का है, स्वभाव उपरमवाद आयुर्वेद में आया है। तो कहने का मतलब इसका भी जो रूट है, जहां से लिया गया है, वो बौद्ध दर्शन से लिया गया है। आचार रसायन ये चरक की मौलिक देन है। ये क्या होता है? देखो, हम कोई रसायन का सेवन करते हैं मान लो, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर को बल मिलता है, कोई रोग है वो ठीक हो जाता है। ठीक है। इसी तरह अगर हम अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे, लोगों से अच्छी बातें करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, तो वो भी हमको दुआएं देंगे, हमारे मन में खुशी होगी कि हम अच्छे काम करते हैं। आगे विमान स्थान में पढ़ाऊंगा मैं आपको कि धार्मिक क्रियाएं हर्ष का कारण होती हैं, खुश होने का। है ना? तो अगर आप धार्मिक क्रियाएं कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, तो आपको खुशी मिलती है। तो कह रहे हैं उससे भी आपको वही लाभ मिलता है, अच्छा व्यवहार करने से, जो रसायन लेने से मिलता है। तो उसको कह दिया आचार रसायन। तो याद रखोगे, चरक की मौलिक देन है, कहीं और नहीं मिलता इसका उल्लेख। तो आचार रसायन चरक की मौलिक देन है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं कि आतुरालय यानी आईपीडी कह लो, इसका उल्लेख कहाँ आया है। तो चरक सूत्र 15 में, शारीर 8 में कुमारागार और सूतिकागार, यानी बच्चा जहां रहेगा, बच्चे की माता जहां रहेगी, जन्म के जस्ट बाद की बात है। सूतिका, जन्म के 45 दिन बाद तक की कंडीशन नॉर्मली हम लोग कंसिडर करते हैं, अप टू 40 डेज, 45 डेज आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड। ठीक है।
सूतिका की स्टेज होती है। तो उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो चरक शारीर आर्ट में दोनों बातें आई हैं, कुमारागार सूतिकागार। और भेषजागार, प्रिपेयर्ड मेडिसिन जहां रखोगे, इसका उल्लेख आया चरक कल्प एक में। ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, ये कहाँ होनी चाहिए जगह? निवात प्रवात एक देशेशु। तो निवात स्थान में हो, जहां डायरेक्ट एयर ना आती हो, जैसे आप एसी के सामने बैठ जाते हो कई बार, फैन के आगे सीधी हवा आती है, वो ना आती हो। और एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, रोज रोज उधर नहीं करोगे उसको। आचार्य काश्यप ने आतुरालय को अरिष्टागार कहा। आतुरालय को अरिष्टागार करके लिखा, मतलब आईपीडी को अरिष्टागार लिखते हैं। और सुश्रुत सूतिकागार को अरिष्टम या अरिष्टागार कहते हैं। तो याद रखोगे, सा से सुश्रुत, सा से सूतिकागार। तो सुश्रुत ने सूतिकागार को अरिष्टम अरिष्टागार कहा। इस पे सवाल आया रिसेंटली, किसने कहा सूतिकागार को अरिष्टम अरिष्टागार? तो सुश्रुत ने। जबकि काश्यप ने आतुरालय को कहा है अरिष्टागार। तो आगे जो चीजें हैं वो एक साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनको एक साथ ही पढ़ेंगे। जल्दी से यहाँ देख लो क्या जरूरी था जो बाद में आपको पढ़ाया। तो बेटा संभाषाएं 7 हुई हैं टोटल। सीएमए मतलब कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन। चरक सूत्र की चाहो तो याद कर लेना, 1 12 25 26, 4 चैप्टर में संभाषा होंगे, 1 12 25 26। सिद्धि 11 नंबर चैप्टर के अंदर दृढ़ बल की संभाषा यहीं पर हुई है, याद रखेंगे। सूत्र 4 तरह के हैं। चरक का सैद्धांतिक पक्ष, तो सिद्धांत है संख्याओं का योग। व्यवहारिक पक्ष, तो व्यवहार में विशेष न्याय। 12,000 श्लोक हैं, 9,498 अवेलेबल हैं। 12 में से 9,498 बिल्कुल रटा होना चाहिए। हारित ने कहा कि आत्रेय ने 5 संहिताएं लिखी हैं। चरक संहिता में 9,295 सूत्र हैं। 9,295 सूत्र, लगभग 1950 योग हैं। पंचव्य वाक्य, प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन, षट पदार्थ, इनके क्रम याद रख लोगे। चलो ब्रेक का टाइम हुआ, मैं देख पा रहा हूँ सेशन में। 10 मिनट के बाद वापस ज्वाइन करोगे।